Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Nishit Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar, representing the session for the subject design of AC machine SAM 7 electrical, in which we already discussed our unit first and second one, the design of three-phase induction motor and design of single-phase induction motor. As its name suggests, the subject is design of AC machine. Particularly, as in the starting of this subject, we mentioned during the discussion of the our syllabus, we mentioned that there are mainly two designs are there, or two design of the machines we will study. At that time, there are mainly first portion is based on induction motor design and next portion is based on synchronous machine design. Clear? In which the design of three phase induction motor and design of single phase induction motor, which have weightage of 50 marks of your syllabus, we discussed their topics. Now we are going to discuss design of synchronous motors or synchronous machines. Particularly, we will start the this subject based on its design of synchronous machine or this topic. So mainly some parameters or some theories are as it is in this subject. So we are going to discuss these all the topics from this session. We are going to discuss our session based on the design for synchronous machines. Clear? So let us start with the design of synchronous machine. So particularly हम बेसिक की बात करें तो मैं हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा जो कि बनेगा आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट. तो कंस्ट्रक्शन के अंदर मेनली क्या चीज़ें होती है, तो जैसे कि हमें पता है कि इंडक्शन मोटर में हमने क्या कहा था कि स्टेटर एंड रोटर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आर्मेचर. यहाँ पे आर्मेचर भी एडिशनली होगा. तो यहाँ पे आपको स्टेटर फ्रेम और स्टेटर कोर या फिर स्टेटर वाइंडिंग हो, ऐसी चीज़ें आपको पता ही है. लेकिन यहाँ पे रोटर के लिए भी जो भी सेम थिंग्स है कि जैसे कि सिलेंड्रिकल या फिर सेलिएंट पोल रोटर्स है. लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो भी है वो है आर्मेचर वाइंडिंग. अब इस सब्जेक्ट की या फिर हमने डिज़ाइन ऑफ सिंक्रोनस मशीन की जब हमने बात स्टार्ट कर दी है, तो मैं आपको फिर से एक बार जो हम प्रीवियस केसेस में कर रहे थे वही चीज़ मैं आपको यहाँ फिर से रिपीट करना चाहूँगा. दैट यू हैव टू स्टडी द बेसिक फंडामेंटल्स फॉर द डिज़ाइन, फॉर द synchronous machines, so we can know about the basic its construction and main parameters of your machines. Clear? So उसके बारे में हमें पता होगा तो हमारे लिए काफ़ी थियरीज या ऐसे टॉपिक्स है जो कि हमें सीखने के लिए काफ़ी इजी भी हो जाएगा और हमारा काम स्मूथ हो जाएगा. सो बेटर है कि आप अपने हिसाब से, आपको अभी हमारा इनिशियल पोर्शन चलेगा, सो इट इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट, बट आपके लिए जब तक ये पोर्शन स्टार्ट हो रहा है तो ये वीकेंड तक का आपके पास काफ़ी टाइम बचेगा. तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ सिंक्रोनस मशीन जो हमारा टॉपिक है या फिर हमारा जो भी यूनिट है उसके लिए हमारा जो भी मेन पोर्शन फॉर दी मशीन इज सिंक्रोनस मशीन्स, पूरा का पूरा एक बार आप स्टडी गो थ्रू हो जाइए. भले मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे का पूरा डिक्टो आपको पता नहीं, लेकिन उसका पूरे सारी थियरी से एक बार थ्रू आउट आप पास हो जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं थी. क्योंकि समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो आपके दिमाग में होती है लेकिन ब्रशअप करने की तो ज़रूरत सबको रहती है. सो इट इज़ necessity for rewind or brush up our basic knowledge for the synchronous machine, because then after we will start to discuss these topics. But later on ऐसी कोई अभी टॉपिक्स नहीं चल रहे कि जो आपको बिल्कुल ना पता चले. तो यहाँ पे आर्मेचर क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग और ऐसे काफ़ी जो भी पैरामीटर्स है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बेसिक वर्किंग और ये सारे प्रिंसिपल या फिर उसके जो भी पैरामीटर्स, ऐसी सारी चीज़ें आप देख लो तो आपके लिए थोड़ा काम ईजी हो जाएगा. As I expect, also you guys will start the study about the synchronous machines. Then after the next portion in the our machine is rotor, which are mainly two types. There's a cylindrical rotor and salient pole rotor. Clear? Okay. यहाँ पे मैंने कुछ फिगर्स रखे हैं जो कि स्टेटर और रोटर की या फिर पूरे सिंक्रोनस मशीन की डिज़ाइन की आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई इसमें क्या होता है. तो ये चीज़
आपको यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की भाई हाँ आपको पता चले कि हाँ ऐसी चीज़ें होती है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रखी है। सो मेनली अब अगर हम स्टेटर साइड की बात कर रहे हैं तो स्टेटर फ्रेम या फिर उसकी स्टेटर जो भी आपकी आउटर पेरीफरी जो कि फ्रेम हम उसे कहते हैं, तो वो क्यों होते हैं कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लस मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होती है। सो यहाँ पे मैकेनिकल प्रोटेक्शन या फिर आपका जो भी डैमेज है फिजिकली है उसकी जो भी डैमेज इससे बचाने के लिए हम यहाँ पे फ्रेम यूज़ करते हैं। देन आफ्टर वन अनदर थिंग दिस इज द आर्मेचर कोर एंड आर्मेचर वाइंडिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आपको आर्मेचर के बारे में यदि बेसिक पता है, अगर नहीं है तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आप एक बार सीख लें, क्योंकि आर्मेचर क्या है ये सब हमें पता ही है, बिकॉज वी ऑलरेडी स्टडी द डिज़ाइन ऑफ डीसी मशीन्स ऑल्सो। सो थोड़ी कुछ चीज़ें हमें आर्मेचर या इसकी जो डबल ई डी सब्जेक्ट में भी आप ये चीज़ें सीख चुके हैं, तो थोड़ा आपके लिए ईजी भी हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आर्मेचर कोर और उसके जो भी स्लॉट्स है उसके बिटवीन में हम आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस करते हैं। क्लियर? सो विच आर आर्मेचर वाइंडिंग, यहाँ पे जो भी है वो आपके वाइंडिंग दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो ब्लैंक स्पॉट्स है वो आपके आर्मेचर कोर दिखा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर? ये जो ब्लैंक पोर्शन है वो आपकी कोर है। क्लियर? ओके, सो आपके लिए ये फिगर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अच्छी रहेगी। देन आफ्टर नेक्स्ट पोर्शन फॉर दी our design for the synchronous machine is the rotor side as a salient pole machines और salient pole rotor। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो पूरा आपको साइड व्यू आपको दिखा है कि salient pole rotor कैसा दिखता है, तो यहाँ पे सर्कुलर उसका पाथ है। देन आफ्टर इट्स रिवर्स आर ऑल्सो देयर एंड इट्स कंडक्टर और साफ इज देयर। और उसके जो भी हम सेलिएंट पोल रोटर क्या है उसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू क्या चीज़ें डिफरेंट रहती है वो भी आपको समझना है, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप वो भी एक बार अच्छे से देख लें। क्लियर? ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट पोर्शन इज द सिलेंड्रिकल रोटर इन विच हाउ इट इज़ डिफर और हाउ इट इज़ डिफर फ्रॉम द सेवन पोल मशीन्स दैट। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो भी आपके पोल्स दिए हुए हैं और यहाँ पे उसके आपके स्लॉट्स दिए हैं, और ये सारी पूरी जो भी स्टेटर और रोटर की साइड की जो डिज़ाइन है वो आपको थोड़ी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी या फिर आपको बेसिक कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए। सो इसके लिए मैं आपको ये जो पुरानी थियरी है वो रिपीट करने से अच्छा है कि एक बार आप अपने हिसाब से देखोगे तो आपको याद भी आ जाएगा और ब्रशअप हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप फोर्थ सेम में एसी मशीन सब्जेक्ट जो भी पढ़े थे उसमें आप ये चीज़ अच्छे से पढ़ चुके हैं। सो मैं आपको फिर से एक बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आप डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले या फिर पर्टिकुलरली यूनिट या फिर कोई सब्जेक्ट है आपका जो डिज़ाइन का आपका है टॉपिक है उसको आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब वो स्टार्ट कर रहे हो तो उसका फंडामेंटली जो भी आपकी रेफरेंस स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स है, जैसे कि नागराज कोठारी सर की बुक है या फिर दूसरी आपकी JB गुप्ता सर की बुक है वो भी काफ़ी अच्छी है। सेम वे आपको काफ़ी और बुक्स भी मिल जाएगी वैसे तो, लेकिन मैं आपको अपने हिसाब से सजेस्ट करूँ तो JP गुप्ता में इजी लैंग्वेज में काफ़ी डेप्थ में आपको वो कंस्ट्रक्शन और ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है, तो आप मशीन के बेसिक पैरामीटर्स या फिर स्टैंडर्ड्स वहाँ पे भी आप स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं। क्लियर? ओके, सो वन अनदर basic topic which is the type of the synchronous machines, in which particularly which kind of the types of that particular synchronous machines, that are hydro generator, turbo generator, engine driven generators, motors and compensators। so यहाँ पे हाइड्रो टर्बो या फिर इंजन ड्रिवन, तो ये सारे कहाँ पे ये जो जनरेटर्स है या फिर अल्टरनेटर की हम बात करते हैं वो कहाँ पे मेनली यूज़ होते हैं, तो आपको पता ही है कि हाइड्रो जनरेटर या फिर टर्बो जो कि आपके पावर प्लांट्स में यूज़ होते हैं एज एन अल्टरनेटर। सो ये सारी चीज़ें आपको पता है, और यह हाइड्रो या फिर टर्बो वो किसके लिए यूज़ होते हैं वो भी आपको पता है। देन आफ्टर वन इज़ मोटर्स, जो कि सिंक्रोनस मशीन या फिर सिंक्रोनस मोटर की जो बात करें तो उसके भी आपको काफ़ी पैरामीटर्स या काफ़ी चीज़ें पता है कि भाई कौन सी कहाँ पे यूज़ हो सकती है। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज़ द कंपेंसेटर्स। तो कंपेंसेटर क्या है, तो आपको ये भी थियरी के पोर्शन में हमने ये पहले काफ़ी टाइम पहले ये देखा था जबकि हम ऐसी मशीन डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट डू यू मीन बाय द कंपेंसेटर, या फिर ये चीज़ आपको पावर सिस्टम के सब्जेक्ट्स में भी आपको काफ़ी जगह पे देखने को मिलेगी कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय दैट कंपेंसेटर्स। क्लियर? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर नेक्स्ट पॉइंट फॉर दिस यूनिट पर्टिकुलर इज़ आउटपुट इक्वेशन। जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि कोई भी आपकी मशीन की जो हम बात करेंगे डिज़ाइन की, तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहेगा आपका आउटपुट इक्वेशन, क्योंकि सबसे पहली थियरी कंस्ट्रक्शन और यही रहेगी, और देन आफ्टर
specific loading of the machines particularly. So in which the output equation के हम जो डिस्कशन कर रहे थे उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी जब हम आइडेंटिफाई या फिर स्पेसिफाई कर रहे कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि VPH विच मीन्स दी फेज वोल्टेजेस, देन आफ्टर IPH जो कि फेज करंट, ओके पर फेज की बात चल रही है। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया कि फेज वोल्टेज एंड फेज करंट, देन आफ्टर ZPH, तो Z क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर ऑफ दी कंडक्टर्स पर फेज। क्लियर, एक मिनट, हाँ, तो ZPH की बात हुई। देन आफ्टर TPH विच रिप्रेजेंट दी टर्न्स फॉर दी machine as a number of turns per phase. PH represents the per phase. Clear? So then after NS is a synchronous speed. बट यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार, जो मैंने लास्ट थोड़े 3-4 सेशन के पहले मैंने ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पे कैपिटल NS और स्मॉल NS में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे स्मॉल NS विच रिप्रेजेंट द synchronous speed of the machine in rotations per second, while capital NS represents the synchronous speed in the rotations per minute. क्लियर, ओके। देन आफ्टर NS, जो कि यहाँ पे भी ये चीज़ यहाँ पे मैंने स्पेसिफाइड कर ही दी है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। देन आफ्टर P रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द पोल्स, ओके। देन आफ्टर BAV एंड AC विच रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग्स एंड एवरेज फ्लक्स डेंसिटीज, ओके। देन आफ्टर वन another thing is air gap flux per pole. If 5 pH is there, then after flux per pole, sorry 5 pH sorry 5 is or a 5p is equal to flux per pole, 5m is a maximum flux, okay. Then after Kw is a winding factor which is multiplication of the Kp and Kd. क्लियर, या फिर Kc एंड Kd, Kp और Kc दोनों एक ही है, वैसे हमें पता ही है। देन आफ्टर Kw इज इक्वल टू Kc इंटू Kd या फिर Kp इंटू Kd, okay. Then after D which represents the diameter for the stator bore and L for the cross core length for the our road machine. Then after C0 is output coefficient, जो कि हमें पता है कि C0 what do you mean by that, तो उसकी वैल्यू भी हमें पता है। क्लियर, ओके। तो उसका ये जो भी आउटपुट कोफिशिएंट है उसकी बात चल रही है, तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव दैट इक्वेशन। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आउटपुट इक्वेशन फॉर द सिंक्रोनस मशीन इज गिवन बाय द आउटपुट Q इज इक्वल टू 3 इंटू VPH IPH, बट 10⁻³ फॉर द KVA। देन आफ्टर, या फिर K, बिकॉज नॉर्मली यहाँ पे VA में तो रेटिंग होता है, लेकिन K या फिर किलो में आप रिप्रेजेंट करते हो, 10⁻³ इज देयर। Now we can assume that the induced EMF is approximately applied voltage, so that is equal to VPH is equal to EPH, because it is approximately same for the both the cases. So induced EMF EPH is equal to VPH, और irrespective of that यहाँ पे इक्वेशन बनेगा आपका Q is equal to 3 into EPH into IPH, where we also know that the induced EMF EPH is given by the 4.44 Fy into TPH इंटू KW, वाई द TPH और ZPH को अगर हम बात करें तो यहाँ पे पता है कि नंबर ऑफ कंडक्टर्स है जो कि हाफ हो जाते हैं, तो यहाँ पे 4.44 है, उसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो बन जाता है 2.22 F इंटू 5 इंटू ZPH इंटू KW। वन अनदर थिंग दैट वी शुड कीप इन माइंड इज द फ्रीक्वेंसी फॉर द जनरेटेड EMF। फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू P5 डिवाइड बाय 120, sorry, our equation for the frequency is P into N divided by 120. Either if we are choosing the rotations per seconds, then that should be divided by 2, because 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर यहाँ पे 60 निकल जाएगा। अगर हम रोटेशंस पर सेकंड्स में जा रहे हैं तो यहाँ पे 60 निकल जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा, जबकि रोटेशंस पर मिनट में जाएंगे तो यहाँ पे 120 बचा रहेगा। क्लियर, ओके। सो उसके ऊपर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो भी पैरामीटर है या फिर नेक्स्ट पोर्शन है, जो कि वो बनता है P5 इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पे स्पेसिफिक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल लोडिंग के आप इक्वेशन जस्टिफाइड करते हो, तो यहाँ पे P5 इज इक्वल टू BAV इंटू पाई DL एज वेल एज 3 इंटू IPH इंटू TPH डिवाइड बाई पाई इंटू D इज इक्वल टू AC स्पेसिफिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल लोडिंग को हम जस्टिफाई कर देते हैं। तो उसके ऊपर से आपका जो भी इक्वेशन बनता है P5 और यहाँ पे 3PH IPH डिवाइड बाई पाई D इज इक्वल टू AC, तो इसके ऊपर से आउटपुट इक्वेशन Q दैट शुड बी 3 इंटू EPH आपका क्या बना 2.22 PN डिवाइड बाई 2 इंटू
फाइव इंटू जेड पी एच के डब्ल्यू इंटू आई पी एच इंटू 10⁻³ इंटू के वी ए। क्लियर? ओके। सो इसके ऊपर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आउटपुट ऑफ द मोटर इज इक्वल टू 1.11 इंटू बी ए वी इंटू पाई डी एल इंटू पाई डी इंटू ए सी इंटू एन एस इंटू के डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ जो कि यहाँ पे सारी टर्मिनोलॉजी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है। तो उसको आप सिंप्लीफाई करते तो आपका आउटपुट इक्वेशन जैसे कि हमने इंडक्शन मोटर में भी डिराइव किया था वही इक्वेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि Q इज इक्वल टू 11 बी ए वी ए सी इंटू के डब्ल्यू इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू C0 एंड d² L इंटू एन एस, जबकि n यहाँ पे कौन सा रहेगा, रोटेशंस पर सेकंड। सो उसके ऊपर से आपको ये इक्वेशन सेम एज प्रीवियस केस दैट इज Q इज इक्वल टू C0 d² L एन एस वेयर C0 इज इक्वल टू 11 बी ए वी ए सी इंटू के डब्ल्यू इंटू 10⁻³ जिसे हम आउटपुट कोफिशिएंट कहते हैं। क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज चॉइस ऑफ द स्पेसिफिक लोडिंग ऑफ द मशीन्स पर्टिकुलरली। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि चॉइस ऑफ स्पेसिफिक लोडिंग जो कि है कि हमें पता है जो प्रीवियस केसेस में इंडक्शन मोटर के टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि भाई आउटपुट इक्वेशन को हम ऑब्जर्व करते तो उसके ऊपर से क्या पता है कि हायर वैल्यू फॉर द स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग एंड इलेक्ट्रिकल लोडिंग लीड्स टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड द साइज ऑफ द मशीन। मतलब कि जबकि आपको पर्पस आपको दिया हुआ है कि कॉस्ट और साइज़ को आप कंसिडर कर रहे हो एट दैट टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड और यू हैव टू चूजन द वैल्यू फॉर द स्पेसिफिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल लोडिंग शुड बी हाई। सो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है जो कि आपको स्पेसिफिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल लोडिंग को कैसे अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि दी फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पेसिफिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल लोडिंग विच इज़ मेंशनड हियर। बट प्रीवियस केस में अगर मैं आपको GTO एग्ज़ाम के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आपका आउटपुट इक्वेशन है 7 मार्क्स तो वो भी आपके लिए काफ़ी इजी है। देन आफ्टर स्पेसिफिक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल लोडिंग जो कि इंडिविजुअल पूछते तो 3 to 4 मार्क्स के लिए कोई पैरामीटर्स 2-4 पूछ सकते हैं या फिर 7 मार्क के लिए पूरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि हाउ और विच पैरामीटर्स आर अफेक्टिंग द साइज स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग। तो उसके लिए आपको जो भी पैरामीटर्स है उसके बारे में आपको डिस्कस करना होगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपको जितने भी पैरामीटर्स है उसको हम टर्न बाय टर्न डिस्कस करते जा रहे हैं तो क्या है कि आपका ये क्वेश्चन जो भी 7 मार्क का है वो भी अच्छे से हो जाए। सो फर्स्ट पैरामीटर और फर्स्ट पॉइंट बेस्ड ऑन इट्स स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग इज आयरन लॉस एंड आफ्टर वोल्टेज ट्रांजिएंट AC शॉर्ट सर्किट करंट। ओके। और काफ़ी और पैरामीटर्स भी है जैसे कि आपको यहाँ पे आपको मैंने नेक्स्ट पोर्शन में दिखाया है कि स्टेबिलिटी और पैरेलल ऑपरेशन इज ऑल्सो थे। सो हम टर्न बाय टर्न सारे पैरामीटर्स को हम डिस्कस करते जाएंगे। सो यहाँ पे स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो आयरन लॉस की बात है कि भाई हायर वैल्यू फॉर द फ्लक्स डेंसिटी फॉर द एयर गैप दैट लीड्स टू द हायर वैल्यू फॉर फ्लक्स। बिकॉज हमें ये भी पता है कि फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा है एयर गैप की तो यहाँ पे आपको एन पाथ के लिए फ्लक्स ज़्यादा रहेगा तो उसकी वजह से यहाँ पे लॉसेस ज़्यादा हो सकते हैं। क्लियर? ओके। और लॉसेस ज़्यादा है तो उसका मतलब अल्टीमेटली क्या है कि हमारी एफिशिएंसी डाउन है। क्लियर? तो यहाँ पे हायर वैल्यू फॉर दैट फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप विच मीन्स हायर दी लॉसेस एंड लोअर दी एफिशिएंसी। क्लियर? तो ये बात हुई हमारे आयरन लॉस के बारे में। ओके। नेक्स्ट वन इज़ वोल्टेज या फिर वोल्टेज जो भी अप्लाइड वोल्टेज है तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉर हायर वैल्यू फॉर दी voltages for the machine that space occupied for the insulation because ज़्यादा वोल्टेजेस है तो यहाँ पे इंसुलेशन आपको ज़्यादा प्रोवाइड करेगा तो उसके लिए आपके जो भी टीथ की डिज़ाइन है या फिर टीथ की जो भी पैरामीटर उसकी लेंथ है और उसको ऊपर अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे वोल्टेजेस अगर ज़्यादा है तो आपको प्रोटेक्शन ज़्यादा देना है। सो विच लीड्स टू दी हायर वैल्यू फॉर इट्स इंसुलेशन। सो वी हैव टू मैनेज दिस वैल्यूज़। So we will assume that value is at lower value. Clear? Okay. Next one is transient short circuit current। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि high value of the gap density results into the decrease in the leakage reactance. So armature current under the short circuit condition should be higher. Clear? तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी अगर ज़्यादा रखते हैं तो लीकेज रिएक्टेंस कम हो जाएगा। सो उसकी वजह से हम ये भी बता सकते हैं कि भाई आपका जो भी आर्मेचर करंट है अंडर द शॉर्ट सर्किट कंडीशन वो भी
बढ़ जाएगा। क्लियर? ओके, तो ये बात हुई ट्रांजिएंट शॉर्ट सर्किट करंट के बारे में। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट पैरामीटर और नेक्स्ट फैक्टर दैट अफेक्टिंग द स्पेसिफिक लोडिंग ऑफ द मशीन विच इज़ द स्टेबिलिटी। सो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि भाई स्टेबिलिटी कैसे अफेक्ट करती है। तो मैक्सिमम पावर आउटपुट फॉर द मशीन अंडर इट्स स्टेडी स्टेट कंडीशन, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी जो भी सिंक्रोनस मशीन है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो आपको मैक्सिमम पावर जो कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या कब मिलता है, तो कि भाई आपका जो भी सिंक्रोनस रिएक्टेंस है वो जब कम होगा तो आपको मैक्सिमम पावर मिलेगा। सो in the case of the synchronous machine, the maximum power that should be obtained under the steady state condition is inversely proportional to synchronous reactance. But if the higher value for flux density is used, the smaller number of turns are there, so which gives the reduction in the leakage reactance. So we can improve its output power, because आपको ये भी पता है कि भाई जो आपकी फ्लक्स डेंसिटी है तो वो हम ज़्यादा रखते हैं तो एट द टाइम पे आपके नंबर ऑफ़ टर्न्स कम हो जाएंगे, बिकॉज जब जितना डेंस होगा तो उस हिसाब से वो एयर गैप के हिसाब से आपकी टर्न्स की जो भी वाउंड करने की डिज़ाइन है या फिर आर्मेचर पे हम जैसे वाउंड करते हैं तो वो लीकेज रिएक्टेंस कम कर देगा, तो उसकी वजह से हमारा आउटपुट पावर बढ़ जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो इम्प्रूव द इट्स स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज पैरेलल ऑपरेशन। तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए आपको कुछ पैरामीटर्स थे या फिर एक इम्पॉर्टेंट थियरी आप पढ़ चुके हो कि भाई वाई वी आर चूजिंग और वाई वी आर स्टडिंग दी पैरेलल ऑपरेशन ऑफ दी सिंक्रोनस मशीन और उसका रोल क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, उसकी कंडीशन भी आपको याद रखने की ज़रूरत है कि नेसेसिटी कंडीशन एंड रिक्वायर्ड। क्लियर? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई सेटिस्फैक्टरी पैरेलल ऑपरेशन जब ये आपको करना है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिंक्रोनाइजिंग पावर कितना है और इंडिविजुअल मशीन का कितना रोल है लोड शेयरिंग के टाइम पे। सो हायर द सिंक्रोनाइजिंग पावर that will be able to or that will be ability of the machine to operate into the synchronism. So यहाँ पे ये भी पता है कि भाई उसके जो भी सिंक्रोनाइजिंग पावर जो ज़्यादा रहेगा तो उसके लिए आपकी ऑपरेटिंग सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। सो सिंक्रोनाइज पावर उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस केस में किया कि भाई स्टेबिलिटी के लिए हमने क्या बताया था कि भाई आपका जो भी स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो आपका पावर है उसके बारे में हम बात करेंगे, तो उसको हम स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे सिंक्रोनस रिएक्टेंस है वो अगर कम रहेगा तो सिंक्रोनाइजिंग पावर ज़्यादा रहेगा। तो उसकी वजह से जब मशीन डिज़ाइन करते हैं कि भाई उसकी एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो उसकी वजह से आपका सिंक्रोनाइजिंग रिएक्टेंस कम होगा तो सिंक्रोनाइजिंग पावर भी ज़्यादा रहेगा, तो उसकी वजह से आपके मशीन की एबिलिटी पैरेलल ऑपरेशन के लिए थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर? ओके, सो वैल्यू फॉर दी सिलेंड्रिकल रोटर एंड सैलिएंट रोल मोटर रोटर के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी जो भी स्पेसिफिक लोडिंग की वैल्यू कितनी बनेगी 0.55 to 0.65 फॉर द सिलेंड्रिकल रोटर एंड 0.50 to 0.65 फॉर द सैलिएंट पोल रोटर। क्लियर? तो ये इंडिविजुअल क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स के लिए भी आपका बन सकता है। सो फॉर टुडेज असाइनमेंट वर्क आई वुड लाइक टू गिव यू दैट आउटपुट इक्वेशन फॉर द सिंक्रोनस मशीन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पेसिफिक लोडिंग ऑफ द मशीन। अभी आपके लिए पता ही है कि यहाँ पे अभी हमने सिर्फ मैग्नेटिक लोडिंग की बात की है, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे अभी सिर्फ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग डिस्कस हुआ है तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन के लिए रखेंगे, लेकिन उस टाइम पे आपको दोनों लिखने होंगे, स्पेसिफिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल लोडिंग। लेकिन आज का सिर्फ असाइनमेंट वर्क का एक ही क्वेश्चन बनेगा जो कि रहेगा आपका आउटपुट इक्वेशन फॉर द सिंक्रोनस मशीन डिज़ाइन। क्लियर? ओके, सो यहाँ पे शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर है तो आप पूछ सकते हैं ड्यूरिंग दी आवर डाउट सेशन। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।